खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरमीद भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं सईद काजी। नाजरीन, कुछ खबरें उनकी तफसीर और तजिया बाद में हम पेश करेंगे। बल्दियाती कानून पर काफ लीग को क्या एतराज़ात हैं। एक बल्दियाती कानून लाना चाहती है, EVM के ज़रिए करवाना चाहती है पंजाब गवर्नमेंट की बात करूँ। मुतहदा अपोजिशन क्या दिसंबर में तहरीक के अदम एतमाद ला सकेगी? ख्वाजा आसिफ साहब ने इशारा दिया है, तो क्या ये इस मुर्दा घोड़े में जान डाली जा सकती है? साथ ही मिनी बजट के कौमी मैशत पर क्या असरात होंगे और जो प्रॉपर्टी की कीमतों में जो सरकारी एक कीमत हुआ करती थी उसमें इजाफा करके मजीद टैक्स स्लैब करने की किया जा रहा है और प्रॉपर्टी से पहले महंगी है और कंस्ट्रक्शन बहुत महंगी होती चली जा रही है, इसके क्या असरात होंगे। लेकिन भट्टी साहब, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। ये बल्दियाती कानून पर ये हमेशा एतराज़ हो जाता है, फिर कोई अपना मसला है, कोई मिनिस्ट्री वगैरह जो है वो है या कोई क्या इश्यूज़ हैं, क्या चाहिए गवर्नमेंट से हमें? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं कायद साहब, मैं अदब एहतराम से आपकी राय मेरे लिए काबिल एहतराम है। अगर गवर्नमेंट काजी सईद के वोट से बन रही है तो काजी सईद के वोट से गवर्नमेंट मांग रही है तो काजी सईद का कोई हक नहीं है। ये क्या खाला जी का घर है कि जो मर्जी पकाओ और ले जाओ? मुझे बताएं ना, उधर पीपल्स पार्टी के खिलाफ एम है, इधर काफ लीग है। क्या अगर इत्तेहादी जमातें हैं, एक तो मैं बता दूं, PTI हुकूमत पंजाब में इलेक्शन कराना नहीं चाहती। पिछले दिनों में जो अदालतों में रिमार्क्स है, क्योंकि इमरान खान साहब को मेरी इतला के मुताबिक जितनी रिपोर्ट्स मिली हैं कि हम पंजाब में इलेक्शन लूज कर जाएंगे। अब चोई साहब ने कहा तहसील लेवल के नाजमीन को बहाल किया जाए। इधर डेडलॉक है, सिंध में भी डेडलॉक है। तो इमरान खान साहब खुद भी इलेक्शन नहीं कराना चाहते। आज गालबन असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी और वीडियो लिंक पे बात भी हुई। लेकिन इस सिलसिले में PTI सिर्फ चाहती है कि वो अपोजिशन की जमातों से अपनी हुकूमत संभाले रखे, अपनी इत्तेहादी जमातों से, लेकिन उनको ना दे। मैं ये नहीं कह रहा कि इधर काफ लीग का मौक़िफ़ ठीक होगा या गलत होगा, लेकिन जब भी आप किसी को अपने इत्तेहादी बनाते हैं तो अहम इशू में मशावरत लाजमी है। फिर कंसेंसस से फैसला होना चाहिए ताकि उस पर इम्प्लीमेंटेशन में आसानी हो। अगर अपोजिशन ओवरसीज पाकिस्तान पे इख्तलाफ करिए क्योंकि उन्हें मरोड़ है कि वो ओवरसीज इमरान खान को वोट पड़ेगा, ये हार जाएंगे, तो उनका अच्छा खासा खदशा है। लेकिन कम से कम इमरान खान साहब को अपनी जमात के लोगों को और इत्तेहादियों को इत्तेमाद में लेना चाहिए। अगर वो तहफ़्फ़ुज़ात सही हैं तो दूर करना चाहिए या उन्हें कायल करना चाहिए। इत्तेहादी तो मैं इसी तरह समझता हूँ चलते हैं, इत्तेहादी गन पॉइंट पर नहीं चलाए जाते। भट्टी साहब की बात बुनियादी तौर पर तो ठीक है, मगर मलिक साहब, हम देखने में ये आया है कि अभी यानी हम देखते हैं जी कैबिनेट बड़ी है तो आपको कैबिनेट बड़ी करनी पड़ती है क्योंकि आपकी आप अखराजात को कम नहीं कर सकते। जब आपने इस तरह की गवर्नमेंट बनानी है, कोलिशन गवर्नमेंट बनानी है, और फिर उनके मुतालबात होते हैं कि जी हमें इतने फंड्स दें, और जो है वो तो यही वजह है। मतलब इसमें नहीं, या कोई असूली या नजरियाती झगड़ा होता है? नजरियाती नहीं, कुछ भी कोई नजरियाती लड़ाई होती है? ये बेसिकली छोटापन है, सियासी छोटापन है। मैं आज सिंध की भी सुन रहा था पीपल्स पार्टी के वज़रा को, एक ही लड़ाई है। बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन है कि पंजाब में PTI समझती है कि जो शहर है ना, सिटी हैं, वो उनका वोट बैंक वहाँ पे है। काफ लीग समझती है कि जो सिटी हैं वो ज़्यादा PTI के। हमारे लिए जो देहाती आबादी है या जो जिसको आप सेमी अर्बन कहते हैं, जो शहर के साथ छोटे छोटे इलाके होते हैं, वो समझते हैं हम वहाँ पे हैं। ये अपना अपना क्लैश है। पाकिस्तान के लिए या पंजाब के लिए कोई नहीं सोच रहा। वो PTI सोच रही कि हम शहर के जो लोग हैं ना, जो बल्दियाती लोग हैं, उनको ज़्यादा पैसे दें, उनको गाड़ियाँ बड़ी बड़ी दें, चेयरमैन बनाए, डिप्टी चेयरमैन बनाए, सीनियर चेयरमैन बनाए। वो कह रहे हैं कि भाई साहब हमारा जो वोट बैंक है वो वोट बैंक है ज़्यादा देहाती इलाकों में, तो वहाँ पर अगर आप तहसील में नायब चेयरमैन रखते हैं तो साथ हमें चेयरमैन भी दें। तो ये सीधी मेरा ख्याल है अपने अपने वोट बैंक की लड़ाई है। और एग्जैक्टली सिंध में भी सही यही लड़ाई है। सिंध की ट्रेजिडी ये है कि जो MQM है वो सिटी बेस्ड है। शहरों में जैसे हैदराबाद हो गया, जैसे कराची हो गया, जैसे सक्कर हो गया, उनका ख्याल है कि उनको शहर में ज़्यादा इख्तियार दिए जाएँ। वहाँ पे भी पीपल्स पार्टी जो एक्ट लाई है वो यही लाई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने वोटर को खुश कर रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली सियासत इसी का नाम है, अपने वोटर को खुश करते हैं, मगर एक लार्जर भी थिंकिंग खुश यार वोटर को। भट्टी साहब, तो ये बिल्कुल सिंपल भट्टी साहब, हमारा वोटर खुश होता है? हम वोटर, आम आदमी जो है गली में जो वोटर है नहीं वो खुश होता है या ये खुद खुश होते हैं? नहीं, मैं मलक साहब से अदब एहतराम के दायरे में 100% इख्तलाफ करता हूँ। वोटर को खुश करना सियासतदानों की प्रायोरिटी नहीं है।
नोटों को बढ़ाना प्रायोरिटी है, नोटों को बढ़ाना, नोटों को बढ़ाना। जिस दिन वोटर को खुश करना किसी भी सियासी जमात की पॉलिसी हो गई तो काजी साहब पीडीएम 3.5 साल से हर नाकाम तहरीक ना चलाती। ये महंगाई की वजह से लोग इधर इधर नाक कान कान में आ गए, सड़कों पे आ जाते। नोट भरो, नोट भरो, बैरून मुल्क भेजो। जिस डू यू थिंक कि अगर वोटर की इनको कदर हो तो आज महंगाई का ये आलम हो, आज करप्शन का ये आलम हो, आज आपके लीडरान के कोलो फेल का तजाद ये हो कि आप नेशनल सिक्योरिटी फोर्स अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, भारत आपके खिलाफ क्या हो रहा है, ये बातें छोड़ के इकानमी तबाह हो गई है। आप कह रहे हैं उसकी वीडियो आ रही है, वो कह रहा है उसकी वीडियो आ रही है, वो कह रहा है स्विमिंग पूल पे आ रही है, वो कह रहा है बंद कमरे में आ रही है, वो कह रहा है अंधेरे वाली भी आ रही है। ये है विजन आपके सियासतदानों का। निहायत अदब एहतराम से मलक साहब वोटर को खुश, वोटर को खुश, कौन सा वोटर का खुश है? आप बेसिकली मेरी बात ही कर रहे हैं। काबिल एहतराम डॉक्टर साहब थे, वो क्या कह रहे थे? नहीं वो अच्छा वो बाद में करेंगे उनसे। भट्टी साहब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपसे मुख्तलिफ नहीं है। मैंने अपने अंदाज से बयान किया, अब अपने अंदाज में बयान किया। मेरा पॉइंट भी यही है कि ये सेल्फिश थिंकिंग है, खुद गर्ज थिंकिंग है। ये पाकिस्तान के लिए या पंजाब के लिए नहीं सोच रहे। नोटों को भरने के लिए है। जिस दिन ताहिर मलक कैमरामैन मेरा ऑफिस बॉय, मेरी 95% पॉपुलेशन जो आम शहरी है, जिस दिन उनके हकूक मिलने शुरू हो गए तो ये सियासतदान इतने मजबूत हो जाएगा, कोई ताकतवर अदारा इनकी तरफ देख नहीं सकेगा। वजह यह है ये उनकी बैसाखियों पे इक़्तिदार में आते हैं, उनकी बैसाखियों से बचते हैं और अवाम और सियासतदान का जो चोली दामन का रिश्ता है उसे तोड़ देते हैं, उसमें फासले ले आते हैं नजायज पैसे की कमाई का। इसी वजह से लोग इनके पास ये सड़कों पे नहीं आते। क्यों बड़ी साहब काम हो रही है? मैंने 10 दफा कहा है। अब ये आखिरी शर्त रखी है। मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ को कल रात फोन किया है कि अगर इस्तीफे दोगे तो मैं साथ हूं। हो सकता है 6 दिसंबर को पीडीएम ही टूट जाए, हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कह रहा, लेकिन उन्होंने कहा खाली मैं समझता हूं मैंने धरने का भट्टी साहब इस्तीफे लाओ। भट्टी साहब अगर अभी तक नहीं टूटी तो मुमकिन है 6 दिसंबर को भी टूट जाए। मगर मेरा सवाल देखिए, खुश तो हम करते हैं, आपने कल भी वीडियोस देखी हैं जो पैसे बराह रास्त मुबैना तौर पर लोग ले दे रहे थे। भट्टी साहब मुझे पहले 2 खबरें हैं। एक खबर तो मुझे ये मिली है कि सुना है कि जरदारी साहब डायरेक्ट मॉनिटर कर रहे हैं ये लाहौर का इलेक्शन और जो फाइनेंसेस हैं उसके जो कैंपेन के जो जायज़ तौर पर इस्तेमाल होते हैं, वो सुना है कि उनके अपने लोग यहाँ पे सिंध से आके देख रहे हैं। इस पर मैं बाद में बात करूँगा। पहले मुझे यानी ये खबरें आ रही हैं कि नोट मुबैना तौर पर दोनों तरफ से खुल गए हैं और जरदारी साहब की कोई मुलाकात भी अहम हुई है। ये बताइए कि कोर कमेटी जो आज मिली है PTI की, उसने क्या अहम फैसले किए हैं जो हमारी तकदीरें बदल सकते हों? उसमें फैसले ये हुए हैं कि जो 3 महीने के लिए हुकूमत ले जा रहे थे, इनके पीछे कौन है, इनके पीछे कौन है। पिछले दिनों आसफ अली जरदारी से एक मुल्क की अहम तरीन अदारे की 2nd नंबर की बंदे मिले, उस पर उस अदारे के हेड ने भी खबारी का इरार किया। आज की कोर कमेटी इजलास में सिर्फ और सिर्फ PTI ने यह फैसला किया कि अगर इमरान खान कोई बहुत बड़ा फैसला करता है जो 3 महीने की तलाश हुकूमत, मैं कह रहा हूँ जब तक इन्हें असल आवाम लाई थी हुकूमत नहीं जाएगी। मैं आज भी उसी मौक़िफ़ पे कायम हूँ। तो इमरान खान जो काबीना की मंजूरी से किसी भी बड़े अदारे को किसी को रखना या निकालने के लिए अब वज़ीर आज़म का इख्तियार नहीं रहा, हुकूमत मीन होती है काबीना। वो बड़े खौफनाक मुशावरे तो रहे हैं, मेरे तो पर जलते हैं वो पूरी हकीकत बताते हुए। मुझे एक इमरान खान साहब के नहायत करीबी जानने वाले आज मिले जो पुराने हैं, तो जो मुझे उन्होंने बात सुनाई मैं तो हैरान हो गया। मैं क्या यार ये कैसे करेंगे, इनके पल्ले है क्या? अपोजिशन इनसे नहीं संभल रही, हुकूमत इनसे नहीं संभल रही, जिस बैसाखियों पे खड़े हैं। तो बहरहाल दूसरी तरफ काजी साहब 30 करोड़ से ज़्यादा 133 हल्के में सिंध से पैसे आए हैं कि सिर्फ हमने जीतना नहीं है। उन्हें भी पता है कि वोट डबल डिजिटल में ले जाओ, 1000 से ज़्यादा ले लो, क्योंकि खुशाब में 250 मिले, लाहौर के 2 इलेक्शनों में कोई 1400 मिला, कोई 800 मिला। ये कोई 20-25 हज़ार वोट लेके हम तासुर ये दें कि पीपल्स पार्टी दोबारा जिंदा हो रही है, इसका मलक साहब को कोई सर्वे कर ले।
मैं तो आज बड़ी साहब एक खबर, मेरे एक आज दो बंदे ने फोन आया कि जी हमें बड़ी साहब खबरें ये आ रही हैं, मैं अब ये अगर पीपल्स पार्टी की हलकों की बात करूं तो वो तो अपसेट की बात भी कर रहे हैं कि ये अपसेट करके दिखा देंगे हम, ये उनका कहना है। मगर सवाल ये है, जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो जो तमाम फंड्स हैं, वो फंड जो हैं वो हमें पंजाब की कोई शख्सियत यहाँ बड़ी नज़र नहीं आ रही। कायरा साहब हो जाएं, चौधरी मंजूर साहब हो जाएं, मैंने नहीं देखे। और सुना है कि वो इस कैंपेन को मॉनिटर करने वाले लोग मुबैना तौर पर सिंध से ही तशरीफ़ लाए हैं और बराह रास्त जरदारी साहब को रिपोर्ट करें। ज़ाहिर है उनकी पार्टी है, वो कोई भी हुक्म दे सकते हैं। भट्टी साहब, अच्छा, मलक साहब और आप, मलक साहब के पीपल्स पार्टी के हमारे अच्छे दोस्त हैं, उनसे मुलाकात भी बड़ी है। मलक साहब, पीपल्स पार्टी लाहौर का जनरल सेक्रेटरी कौन है? मलक ताहिर साहब से गुजारिश है। मेरे जेहन में नहीं आ रहा भाई उनकी जो अब जो मेन सदर जो आए हैं वो तो जो बरतानिया दौर का साफी हो, ताहिर मलक, जो लाहौर की दाई हो, डिक्शनरी हो। आप अंदाजा कर लें कि पीपल्स पार्टी बड़ी जमात जो चारों सूबों की जंजीर हुआ करती थी, एक सीनियर मोस्ट क्रेडिबल सहाफी मलक ताहिर को उसके सेक्रेटरी करी, और मुझे भी नहीं पता। मैं ये 6 महीने कायरा के बाद सदर भी कोई नहीं था। अब ये सदर साहब आए, 6 महीने सदर भी कोई नहीं था। 6 महीने पंजाब का सेंटर पंजाब। मैं कह रहा हूं, अगर इन्होंने और सुना है, काजी साहब आपको खबर दे दूं, हो सकता है पीटीआई ने थोड़ा सा वोट दलवा दे ताकि नून लीग को मैसेज देने के लिए। जो इब्तदाई रिपोर्ट आ रही है, नून लीग लेंथों से बहुत आगे है, मुकाबला ही नहीं है। जो ईमानदारी की बात है, 133 में मुकाबला ही नहीं है। तो लिहाजा ये 6, मेरा ख्याल है 5 दिसंबर आने वाला, सब फैक्ट सामने आ जाएंगे। आप पैसे वोट बांटने से बट्टी साहब वोट नहीं खरीद 3 लाख चंद वोट तो मिलते हैं। 3,71,000 वोट है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, हल्का 133 में। और जो जनरल इलेक्शन में वोट पड़े थे 90,000, 1 लाख से ज़्यादा वोट नहीं पड़ा था। तो 2,71,000 लोगों ने तो तकल्लुफ़ ही नहीं किया तशरीफ़ लाने का। जो उनका एक आपको इससे एतमाद पता चलता होगा जो है इस इलेक्टरल सिस्टम पे। बाकी 90,000 वोटों को मैनेज करने, 90 मतलब इन 25% वोट हो गए ना, तो 25% काजी साहब, ये जो इलेक्शन 2018 में हो, उसमें 90,000 से ज्यादा वोट थे अपना इनके नून वालों के, और पीपल्स पार्टी के 5,000 से नीचे थे, कोई 4,000 के करीब थे। तो लक वोट नहीं पियाना रला के। पॉइंट ये है कि पीपल्स पार्टी कौन सा ऐसा जादू कर लेगी कि 90,000 वोट ले ले। आप कॉमन सेंस की बात में कर रहा हूँ, मुमकिन ही नहीं। मुझे ये बताइए, किस तरह इतने वोट ले सकते? पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून ने बड़ा डिलीवर किया कि उन्हें वोट पड़ते हैं। नहीं, डिलीवर मैनेज करते हैं यार, वो भी तो मैनेज कर रहे हैं ना, नहीं किया उन्होंने। नहीं तो अगर ये सारी चीजें, भट्टी साहब की जो 25 खबरें हैं कि अंदर सेल बने हुए हैं, नहीं मतलब है कौन? नहीं यार, ये जो आप जब ये कहते हैं मैनेज करते हैं, मुझे फिर ये समझाएं, फिर पाकिस्तान चलाता कौन है? अगर अपोजिशन ही इलेक्शन मैनेज करती है तो मुझे आपको चलाता कौन है? अगर आपको ये नहीं पता, कितना मुझे बताएं, तो घर बैठे मैं अपनी जो है वो जमानत मैनेज कर लेता हूँ। चीफ जस्टिस साहब का जो है, मैं आया नहीं हूँ तो जमानत मैनेज होगी, जमानत नहीं मैनेज हुई। जब आपकी रियासत का पता ना चले कि माफिया शुरू कहां से होता है और खत्म कहां से होता है, और रियासत कहां से शुरू होती है, जब माफिया अंदर घुस जाए रियासत के, तो फिर यही होता है। मलिक साहब, भट्टी साहब जी भट्टी साहब। नहीं, मैं काजी साहब आपसे इख्तिलाफ करता हूं। देखिए, ताकतवर हलके भी उस घोड़े पे रेस लगाते हैं जिसमें थोड़ा बहुत दम हम हो। आप डरबी रेस देखने चले जाएं तो जिस घोड़े के जीतने के चांस हो वो लगाते हैं। एक आदमी गया आपकी तरह, साहिब इलम, बड़ा दूर नजर था, उसने कहा फलां घोड़ा, उसने कहा क्या बात है, बहुत खूबसूरत यार, ब्यूटीफुल। उसका रंग देखा है, उसका कद देखा है, उसके टांगे देखी है। आप साहिब इलम थे, आपने कहा अच्छा इसको चला के तो दिखा। वो चलाने लगा तो वो लंगड़ा के चलने लग पड़ा। उन्होंने कहा फिटे मुँह तेरा भाई, घोड़े की शक्ल नहीं चाल। पीपल्स पार्टी 5,000 से क्या कर लेगी? कितना मैनेज कर लेगी? 7,000 कर लेगी, मैं मानो छलांग मार ली 10 कर लेगी, 7 को 90 नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। सब ये कड़वा सच है। नून लीग से लोगों को इख्तलाफ हो, पीटीआई से इख्तलाफ हो, मेरी सिर्फ एक 10 सेकंड की बात, इनका वोट बैंक है, ज्यादा बड़ा है कम हुआ, ये भी सच है। पीपल्स पार्टी अंदरूने सिंध में आज भी सबसे बड़ी जमात है, ये सच है। ये उधर इलेक्शन हो रहा होता तो पीपल्स पार्टी का। भट्टी साहब, कोई जेन्युइन जो है वो एक मुतबादिल ही नहीं आया यहाँ पे। आप एक ऐसा निज़ाम ही नहीं लाए कि एक शरीफ आदमी इलेक्ट हो सके। बहुत सारा माल हो जो आम तौर पर 2 नंबर तरीकों से होता है,
जो टिकट मिलते हैं उनको, जो आपकी दी हुई स्टोरियां मैं कोट कर रहा हूं, मुझे पता है वो बाउंस नहीं होती, कि जो पुड़ियां बेचते हैं वो और उनकी औलादें इलेक्शन जीतती हैं और उसके बाद जो है वो कब्जा ग्रुपों के पैसे से इलेक्शन लड़ते हैं, दांव और धांध। ये तो होता है, यहाँ पे नहीं होता। मगर भट्टी साहब सवाल ये है कि पीटीआई किधर गई? पंजाब में हुकूमत पीटीआई की, फेडरल में हुकूमत पीटीआई की। आप गुस्ताखी ना समझें। देखे इस पाकिस्तान में अकलियतों के भी हुकूक है, बीमारों के भी हुकूक है, किसी भी मसलक के भी हुकूक है, तो कहीं ना कहीं नशीयों को भी हुकूक रहने दें। अगर कोई ख्याल कर रहा है वो बेचारा नहीं, लाहौर में पीटीआई किधर गई? भट्टी साहब इस सवाल का जवाब वो रेडियो पे बेचते थे। मैं नहीं, ये हिस्ट्री कहती है ना, मैं नाम ले रहा हूं किसी का, मैं बार बार कह रहा हूं मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन एक हिस्ट्री है, इसको कहां मसक करोगे? जब भी कोई लिखेगा मौरख हकायक लिखेगा कि यहाँ वोट की जगह नोट से ज़मीर खरीदे जाते हैं, मीडिया ताकतवर रातों रात नताइज बदल देते हैं। देखे ना, मीडिया मसल एंड मनी इस पे आ गई ना। जब यहाँ नजरियाती सियासत थी तो यहाँ पे जमानतें जब्त हो जाती थी। अच्छा, अब मैंने एक आपको सुनाना है राना सनाउल्लाह साहब का एक शॉट, उसके बाद मलिक साहब आप बात कीजिए कि जी भट्टी साहब कोई ऐसे आपको नजर आता है कि 77 की और TLP मॉडल और पता नहीं क्या क्या बातें हो रही? अच्छा काजी साहब, 77 की तारीख, राना सनाउल्लाह साहब मेरे तो दोस्त हैं, उनका हक है, लेकिन मुझे दुख हुआ है कि ये मुल्क तोड़ने की बाद में करते हैं, मुल्क तोड़ने की। आपके लीडर नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट से नहल हुए, गिरफ्तार हुए, मरियम साहिब हुई, आपने रैली निकाली, आप 10,000 बंदा नहीं इकट्ठा कर सके। इलेक्शन आप कत्लो गारत की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो होगा इलेक्शन पोलिंग के बाहर, जो तसव्वुर नहीं कर सकता। राणा साहब के साथ तो हो सकता है 50 गनमैन हो, पीटीआई वालों के हो, लोगों के बच्चों को मरवाने के लिए इलेक्शन लड़ा जा रहा है। मैं तो समझता था कानून साजी के लिए इलेक्शन होते हैं, अवाम की फलाह बहबूद के लिए होते हैं, उनके लिए पॉलिसी बनाई जाती है। आज मलक साहब चुप बैठे हैं। क्या मलक साहब इलेक्शन में वोट डालने जाते हैं ईमानदारी से? उधर एक पार्टी जो अब कह रही है कि वो हाल होगा इलेक्शन के बाद, खुदा ना खास्ता फायरिंग हो जाती है। नहीं, सिर्फ एक साइड फायरिंग हो जाती है, जिस तरह राणा साहब ने अंदिया दिया है, मुझे नहीं पता सच है, 4-5 राहगीर मर जाते हैं, तो आज ही उसके कत्ल की FIR कर दो दर्ज, अगर इस मुल्क को कत्लो गारत से बचाना है। काजी साहब, मेरे लीडरों को नहायत काबिल नहीं, मैं बड़ी साहब ब्रेक की तरफ जा रहा हूं। ये ना कहो कि जब हम जीते तो इलेक्शन फेयर है। मैं एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूं। पब्लिक पावर के डिस्प्ले तो हमें कोई मंजर PDM के प्लेटफॉर्म से नजर नहीं आया, लेकिन जाहिर है बड़े ताकतवर लोग हैं, उनके असले वाले भी होंगे और ये कोई कर सकते हैं, ये मैं समझता हूँ ये सलाहियत तो है इनमें। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। मलिक साहब, इससे हमारी कोई तहरीक अदम एतमाद आपको लग रही है? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है बस ये मीडिया कंजम्पशन है। देखें बार बार हो रहा है, अगर आप 2 साल देखें तो 10 दफ़ा ये लोग कह चुके हैं, ना इस्तीफे देते हैं, ना इनका एक वननेस है, ना पीपल्स पार्टी की अपनी डायरेक्शन। इनका तो हमें पता है कि ये किन के साथ राब्ते में, इन्होंने खुद ही टीवी में बता दिया था। भट्टी साहब तो आपको 3 साल से एक ही खबर दे रहे हैं कि कहीं से जब अपना हालात बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ नहीं होगा, इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। जी भट्टी साहब, ये तो बात कहाँ से आएगी, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। साहब और पीटी नहीं, मैं अर्ज करने लगूं, ख्वाजा आसफ साहब हो या मोहतरम PDM की दीगर क़यादत, 1000 से जायद मरतबा इमरान खान की हुकूमत गिराने का, घर भेजने का दावा कर चुके हैं। माजी में अगर 1000 दावे में से एक भी सच नहीं साबित हुआ तो मैं इस झूठे हदूरे सच को क्यों खां। चंद रोज कबल शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई, माफी तलाफी मांगी गई, मरियम ने अगले दिन ड्रोन हमला कर दिया। जो अवाम इमरान खान साहब को लाई है, PDM में इतनी सख्त नहीं कि अदम एतमाद का सोच सके। हाँ, अखबारात और TV तक जिंदा रहने के लिए हर बयान दे सकते हैं। मैं पहले दिन भी कह रहा था, वो अवाम अगर नाराज हो गई तो इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए 72 घंटे ज्यादा है, 72 घंटे ज्यादा है। तो बड़ी साहब वो अवाम नाराज है कि नहीं है, ये खबर दे हमें। इतना कह रहा हूं, ख्वाजा आसफ साहब एक अहम तरीन शख्सियत से मिले, ना नाम पूछेंगे ना शहर पूछेंगे। इन्होंने भी एक मैसेज भिजवाया, ख्वाजा आसफ भी आजकल नून लीग में अहम है।
इनका थोड़ा सा ब्रिज माशाल्लाह बड़ा मजबूत है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। कादी साहब, फैसले ना अपोजिशन ने गिरना है हुकूमत गिराने के, ना इमरान खान ने फैसला करना है मैंने 5 साल पूरा करना है। ये अच्छा, कहानी फिर सही। जी जी मलिक साहब, इस पे आप ही बता दें कुछ। नहीं, बड़ी सही बात की परवेज साहब ने इसमें कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी है, कोई आप कोई किसी मतलब कोई यूनिफॉर्म में तो नहीं ना बैठे आप। इख्तलाफ का मतलब ये तो नहीं कि आप लड़ रहे हैं, आप चले गए, आप अपनी राय दे सकते हैं, मेरा लिए ठीक बात। अच्छा भट्टी साहब ये जो मंजर, मैं एक सवाल पेश कर दूं तो गोया हमारी जमहूरियत इतनी मैच्योर हो गई है कि नवाज शरीफ साहब से इख्तलाफ कर सकते हैं आप और पार्टी में रह सकते हैं, आप जरदारी साहब से इख्तलाफ करके पीपल्स पार्टी में रह सकते हैं, आप इमरान खान साहब से। तो क्या हम जमहूरियत के उस मैच्योर लेवल पर पहुंच गए जिसका इशारा आज खुशखबरी दी हमें मलिक साहब ने? भट्टी साहब, कादी साहब, चैलेंज करता हूं, चैलेंज। नवाज सियासी जमातों में अंग्रेजों ने इतनी हुकूमत इस रीजन पे नहीं की जितनी सियासी जमातें मौजूदा अपने सीनियर तरीन रहनुमाओं पे करती हैं। उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया में तबाह हो जाए फैमिली, नवाज शरीफ फैमिली के पास वज़ीर आज़म, वज़ारत उज़्मा और वज़ीर आला रहेगी। ख्वाजा आसफ दादे पड़दादे हो जाए, नहीं होंगे। ख्वाजा आसफ साहब नहीं वज़ीर आज़म इस पार्टी के सदर बन सकते। पार्टी में जमहूरियत ही नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है कि हम पहले भी चोर दरवाजे से हुकूमत में आते थे, अब भी अगर मामला डील हो जाते तो फिर मुझे बताए इनके पास कहां से मैन पावर आ गई, कौन सी? अच्छा, ये अभी एक आदमी आपने दिखाया है, फवाद चौधरी साहब ने पिछले दिनों इश्तिहारात दिए, अधूरी फरिश्त दी, फेक जाली डमी अखबारात की नहीं दी। उनमें एक खबर बड़ी दे रहा हूं, खबर बड़ी, कोई अभी एक तस्वीर चली है किसी टीवी में, मैं नाम नहीं लूंगा, वो पंजाब हाउस इस्लामाबाद में रहते थे, उनके साथ उस वक्त ग्रेड 20 का एक अफसर था, एक ही कमरे में रहते थे, एक ही कमरे में। उन्होंने अरबों रुपए की बंदर बांट की। कादी साहब, इनके नजरिए, इनके इख्तलाफ, जाने दे बात निकली तो दूर तक जाएगी, लोग तेरी उदासी का सबब पूछेंगे, बस रहने दे। मेरा ख्याल है उस बंदे को अब टकोर हो गई होगी। पंजाब हाउस, एक कमरा, एक बेड, अरबों रुपए की डील, एक सियासी, एक सरकारी अफसर। नहीं, आपने इशारा तो कर ही दिया है और खासा वाज़े तौर पर हो गया है। अब मगर ये है कि नहीं, ये तो नायद हुए हैं। नहीं, मैं कितना कीता है, मैं वैसा ही किया यार। नहीं, आप, हाँ, हमने अपने तौर पर इंटरप्रेट किया, गलत या सही। शेख रशीद साहब ने मुझे एक दफा बताया था, जब वो यूनिवर्सिटी में थे ना, तो परवेज रशीद उनसे जूनियर थे। क्यों भट्टी साहब? वेरी लॉजिकल, वैसे बिल्कुल सही का। पाकिस्तान में तो एक्स्ट्रा कनक होनी चाहिए ना, घी बाजारों में मिलना चाहिए। 100% कह रहे हैं महंगाई के असरात चौधरी साहब ठीक कहते हैं, 97% है। 3% लोगों में जिनमें चौधरी साहब तशरीफ रखते हैं उन्हें कोई असर नहीं पड़ा। उनके लिए आप 5,000 रुपये बिजली का यूनिट कर लें, सो व्हाट। उनके लिए आप 10 लाख रुपया गैस का बिल ले आए, उन्होंने सही कहा। ये मुल्क जो एलीट कैप्चर क्लास है 2 या 3%, उनके लिए वो मुल्क चला रहे हैं, उनके लिए उन्होंने मुकदमा लड़ा। मैं लड़ा हूं आम शहरियों का, कोई रेड़ी वाला, कोई 90 जिनकी इनकम 30,000 से कम है, 50,000 से कम है, मुझे बताएं क्या वो जिंदगी के बुनियादी हुकूक उनको हासिल है? नहीं है तो फिर ये जमहूरियत पे भी सवाल है। अच्छा भट्टी साहब, कुछ उन्होंने और भी कहा है, वो खुद महंगाई से बड़े परेशान लगते हैं फवाद चौधरी साहब। जाहिर है सरकार में तो इतनी तनख्वाहें नहीं होती, वो एंकर की तनख्वाह की बात तो नहीं कर रहे थे। नहीं, जो भी है वैसे थोड़ी सी ये जो कह रहे हैं ना कि कंजम्पशन बढ़ी है, उसकी सिंपल सी एक आर्गूमेंट है। वो आर्गूमेंट है कोरोना की वजह से। आपको पता है 2 साल पहले जो कोरोना था उसमें जो आपकी मोबिलिटी थी, लोगों का घूमना फिरना, अब काफ़ी ज़िंदगी नॉर्मल हुई है। अगर उसके बाद आप कह रहे हैं कि 10-15% पेट्रोल की कंजम्पशन बढ़ गई है तो आप तरक्की कर गए, तो मेरा हाल है स्वयं मैं यही कह सकता हूँ, ऐसे हम इनको गोल्ड मेडल ही दे सकते हैं। आपको मैं एक सिक्का बंद एक डाटा देने लगा हूँ कि पाकिस्तान में ये अपनी इन हुकूमतों की अपनी डाटा बता रहा है कि एक आम आदमी का 40% जो है ना इनकम कम हुई है। यानी कि अगर आप 100 रुपये कमाते हैं ना, आप 60 रुपये में खाना पीना, अब रियल इनकम देख लें, आप कनक देख लें, आप
सब्जी देख लें, आप दूध देख लें, महंगाई ने कोई पाकिस्तानी मुझे बताने जिसको नहीं किया। अब अपर क्लास की बात ना करें, आप पाकिस्तान की बात करें। लेकिन वो कह रहे थे, मैं कहता हूँ ये क्या नर्व्स है कि आप कह रहे हैं 2.5 लाख में मेरा गुजारा नहीं होता। वो सही कह रहे हैं मेरे लिए। आप अच्छा, दूसरी आपको खबर, इसी प्रोग्राम में हमने सब बड़ी डिटेल बात की थी, पंजाब असेंबली में एक एमपीए नहीं है, एक एमपीए नहीं जिसने इतराज़ किया हो। वहाँ पे ये करारदाद पेश हुई है कि भाई महंगाई हो गई है, हमारा घर का खर्चा नहीं चल रहा, हमारा खाना नहीं चल रहा। ये मैं नहीं कह रहा, मैं आखिरी मिनट है, और एक बंदे ने इख्तलाफ नहीं किया और सब ने मुतफ़िक़ा तौर पे कहा हमारी आमदनी बढ़ाओ। की तरफ जाना है बड़ी साहब, 2-2.5 लाख में गुजारा नहीं होता। बड़ी साहब सही कह रहे हैं, नहीं होता। मैं काजी सईद साहब गिरफ्त रखते हैं। पाकिस्तान की पॉपुलेशन इकॉनमी के आप एक्सपर्ट हैं, 22 करोड़ में से कितने परसेंट है जिनकी सैलरी 1 लाख से कम है, 2.5 लाख पे नहीं जाता? अंदाजा नफ्सा आइडिया बता दे। बड़ी साहब ये तो बहुत कम लोग हैं, ये तो कोई 10-15%, 20% लोग होंगे, ज्यादा से ज्यादा, या इससे भी कम होंगे। नहीं भट्टी का 95-96%। भट्टी साहब 96% लोग जो पाकिस्तान के हैं वो 1 लाख से नीचे आते हैं। आपको किस बेवकूफ ने कह दिया 20% होंगे? इनकी इनकम 10%, 7% से भी कम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं वाली मेरे भाई, 20 करोड़ की आबादी है, ओ 20 करोड़ की आबादी है। मैं आखिरी आज चोई सबसे एक आपके जरिए करता हूं, मिनिस्टर कुवैत का जो उनका घर इस्तेमाल में है इस्लामाबाद, उसके टोटल महीने के अखराजात पता करें, उनको फ्यूल महीने का कितना मिलता है सरकारी और कितनी गाड़ियां वो पता करें। उनके हुकूमत की तो कामयाबी ये है भट्टी साहब, एक वजीर आपको 50 लाख से ज्यादा महंगा पड़ता है। नहीं, हमारे वजीर ट्वीट करते हैं कि पाकिस्तान से कामयाबी हमारी है, 3 साल में 11 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं। ये इतनी बड़ी कामयाबी है। ये बजाय आप सोचें कि इस मुल्क में खाना नहीं है, लोगों के पास जॉब नहीं है, लोग छोड़ने पे मजबूर हो गए हैं। बरकाई साहब आप बताएं ना, अब आप आराम से बाहर घूम सकते हैं, कितनी गुर्बत पड़ी है 3 साल में। बेहतर है यार, ये आपको वो भी तो आ रहा है ना, जिसे आप फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, यहाँ तो कुछ है नहीं। तो ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मैशत की ही बात करेंगे और एक अहम शख्सियत भी हमारे साथ होंगी। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हमारे साथ हैं डॉक्टर इकरामुल हक, जो कि एक मारूफ मैशतदान है और गहरी निगाह रखते हैं मसाइल पर, और एक टैक्स लायर भी हैं बड़े कैलिबर। लेकिन हम आज मैशत के हवाले से जो मुख्तलिफ चेंजेस डॉक्टर साहब हो रही हैं और बताया जा रहा है, इस हवाले से मैं अपना पहला सवाल करूँगा कि ये मिनी बजट आ रहा है और प्रॉपर्टीज़ पे टैक्सेस को एनहेंस करने की, उनकी जो गालबन डीसी प्राइसेस हैं उनको ऊपर किया जा रहा है, स्टेप अप किया जा रहा है। जो गाड़ियां हैं बाहर से आ रही हैं उनको बंद किया जा रहा है, और थोड़ा सा हमें जो डेट है इसके हवाले से भी बताइए कि ओवरऑल क्या कंडीशन है और इन स्टेप से क्या फ़ायदा होगा, हुकूमत को रिलीफ मिलेगा ये प्रॉपर्टी वगैरह पर जो टैक्स लगा रहे हैं डॉक्टर साहब। जी बहुत शुक्रिया काजी साहब। मेरा ख्याल है कि मईशत की जो हालत है वो अच्छी नहीं है, और उसकी वजह ये है कि हुकूमती पॉलिसीज़ नहीं बल्कि बहुत अरसे से हर हुकूमत पाकिस्तान में कोई भी ऐसे रिफॉर्म्स करने को, इस्लाहात करने को तैयार नहीं है जो आवाम के फ़ायदे के लिए हों। वो हमेशा कर्जा जात लेते हैं और फिर उसका इस्तेमाल जो है वो आवाम के फ़ायदे के लिए नहीं, अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि कर्ज़ा तो हमारा बढ़ता चला जाता है और फिर हर साल सूद की मद में पैसा देना पड़ता है, फिर हमारी करेंसी डीवैल्यूएट होती है, फिर हमारा वो कर्ज़ा बढ़ जाता है। तो हम जितना पैसा आवाम से इकट्ठा करते हैं उसका बड़ा हिस्सा अब तो आप देखिए कि अगर हम 100 रुपये कमा रहे हैं तो उसमें से 85 रुपये डेट सर्विसिंग यानी सूद की मद में जा रहे हैं। तो हम एक डीप जो है वो इस वक्त जो है वो डेट ट्रैप में हैं, और यही हमारे मसाइल की सबसे बड़ी वजह मालियाती खसारा। फिर जब ये मालियाती खसारा काबू नहीं होता तो बेजा टैक्सेस लगाए जाते हैं, और वो टैक्सेस आवाम पे लगाते हैं, अमीर लोगों पे नहीं लगाते। अब भी जो आपने IMF के साथ वायदा किया है उसमें 350 अरब रुपए के जो टैक्सेस लगेंगे, और कहा यह जाता है कि जी वो मरात जो है वापस ली जा रही हैं, और जब टैक्स एग्जम्पशन वापस होगी तो उसको टैक्स लगाना नहीं कहते। हालांकि हकीकत हाल ये है कि ये वो आइटम्स हैं जिसके ऊपर टैक्स जो है वो 17% के लिहाज से अमीर लोगों को पे तो असरअंदाज नहीं होगा, मगर गरीब लोगों पे बुरी तरह असरअंदाज होगा। और फिर जैसे ही पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ेंगी और हमारा जो करेंसी है, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक सवाल कर लूँ डॉक्टर साहब, अगर आप मुनासिब समझे। जी भट्टी साहब।
अच्छा डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है, इकॉनमी तबाह हाले के करीब पहुंच चुकी है, सऊदी अरब से एग्रीमेंट हो या IMF की शराइत हो, आसान लफ्जों में बताएं कि पाकिस्तान की इकॉनमी पहले ICU में थी, अब वेंटिलेटर पे जा रही है कि नॉर्मल होकर घर ठीक जा रही है? आसान लफ्जों में लोगों को बताएं, जो आम शहरी हैं, जो डॉक्टर इकराम साहब को सुनना चाहते हैं। जी, मैं बहुत अच्छा भट्टी साहब आपने सवाल किया है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि अभी हाल ही में कल ही फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो प्रॉपर्टीज़ की मुख्तलिफ जगह पे कीमतें हैं उसमें 30-35% का इजाफा दिखाया है और कहा है कि इससे कम कीमत पर आप रजिस्ट्री नहीं करवाएंगे, अगर करवाएंगे तो कम से कम उसके लिहाज से जो फाइलर्स हैं यानी रिटर्न फाइल करते हैं वो 1% टैक्स देंगे और जो रिटर्न फाइल नहीं करते वो 2%, यानी कि ये उससे लिया जाएगा जो सेलर होगा। तो अगर हम सूरत हाल देखें तो दरअसल हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगरचे इस वक्त लोगों के पास पैसा नहीं है मगर वो प्रॉपर्टी में कोई ख़रीदो फरोख्त नहीं कर सकते, कोई शरीफ आदमी घर भी नहीं बना सकता 2-3 मरले का आजकल, मगर दूसरी तरफ ये मराद देने का जो फ़ायदा है, यानी कि अगर आप बाहर से कोई 5 मिलियन के करीब जो है वो रुपया मंगवा लें तो आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, फिर आप उससे प्रॉपर्टी ख़रीदें, फिर खूब मुनाफा कमाएं। इसी तरह जो आप खुर्दनोश की चीज़ें हैं उनकी प्राइसेस बेजना आप देखिए बेजा बढ़ रही हैं और हम और ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं तेल पर, हम और ज़्यादा जो है उस पर पेट्रोलियम लेवी लगा रहे हैं। तो सारे टैक्सों का एक ही मकसद है कि आवाम की जो है कमर टूटती जाए, मईशत का पहिया रुका रहे, शरह नमू कम होती रहे और कुछ लोगों को फ़ायदा हो। ये कहना कि पाकिस्तान में मईशत जो है वो बेहाली का शिकार है सिर्फ गरीब लोगों के लिए है, अमीर लोगों के लिए तो चांदी ही चांदी है। डॉक्टर साहब तो पाकिस्तान में हर तरह ये आपने जो अमीर लोगों की बात की, पाकिस्तान में आपको मेरे से ज़्यादा पता होगा तकरीबन 35 to 40% लोग होमलेस हैं, उनके पास अपने घर नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि जब आप प्रॉपर्टी हुकूमत खुद आके कहती है कि हम टैक्स बढ़ाने लगे हैं तो इसका मतलब प्रॉपर्टी महंगी होगी। एक इतला के मुताबिक 70% जो कंस्ट्रक्शन का जो अखराजात है 70% बढ़ गए हैं। तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान का हाउसिंग सेक्टर और पाकिस्तान की प्रॉपर्टी का ये जो मज़ीद इसमें महंगाई है कि उसका क्या असर पड़ेगा मुल्की इकॉनमी पे और आम आदमी पे? जी, ज़ाहिर है कि इससे बेशुमार नुकसानात होंगे। गरीब आदमी तो घर बनाने का सोच भी नहीं सकेगा और जो ख्वाब था कि हम लोगों को गरीब लोगों को मुफ्त घर देंगे बल्कि उनको मदद करेंगे, वो बिला सूद कर्ज़ों के देंगे, मगर वो ख़रीदेगा किससे और कहाँ से उसको 30-35 लाख का घर मिलेगा? जो आपने सही फरमाया, जो इस वक्त कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन यानी कि घर बनाने की जो लागत है वो तो आसमान को पहुँची हुई है और किसी भी मिडिल क्लास जिनकी फ़िक्स आमदनी तो सोच भी नहीं सकते हैं कि वो अपना घर बना सके। उसके ऊपर फिर ये बेजा जो टैक्सेस का बोझ है और जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि बहुत लोगों को प्लॉट मिल जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, उनसे कोई कीमत नहीं ली जाती और इनकम टैक्स पे लिखा हुआ है कि ऐसे लोगों से जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसका जो फ़र्क है वो टैक्स करना चाहिए, मगर आज तक नहीं हुआ। और दूसरी तरफ गरीब लोगों का ये हाल है कि वो तो खाने पीने और दूसरी चीज़ों से भी बदहाल है। और आपने सही कहा, इससे बहुत सा जो कंस्ट्रक्शन से 40-50 इंडस्ट्रियाँ जुड़ी होती हैं उसको आगे लेके जाना था। वज़ीर आज़म मोहतरम ने तो कहा था कि ये हमारे लिए ग्रोथ का पहिया होगा, यानी इससे हमारी तरक्की बहुत ज़्यादा होगी। और अब आप देख रहे हैं तरक्की की बजाय वो सारे शोर मचा रहे हैं कि हम तो बर्बाद हो गए हैं। डॉक्टर साहब, आसान जुबान में प्रॉपर्टी कितनी ऊपर चली जाएगी? जो 1 लाख की इस वक्त चीज़ है वो कितने की चली जाएगी इस टैक्स के बाद? मेरी सबमिशन है ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इजाफा हो रहा है ये तो 2-5% मैक्सिमम लोग जो हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाते हैं जिन्होंने 4-4 कनाल के घर लिए हैं, तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वज़ीर आज़म के बड़े दूर अंदेश आदमी हैं इमरान खान साहब, उनके बारे में है कि वो बाद की बातें भी समझ लेते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा था सुकून सिर्फ कब्र में है। उन्होंने कहा ना पैसे होंगे ना घर बनाओगे, सीधा कब्र में जाओ और मर जाओ। फिर ये विजन तो उनका बड़ा सॉलिड साबित हुआ। जी बिल्कुल, आपने देखा कि वादे तो ये थे कि बहुत ज़्यादा नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम बहुत कामयाब होगी और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, मगर हम देख रहे हैं कि अब तो जो बड़ी कंस्ट्रक्शन वाले लोग थे वो भी रो रहे हैं और कह रहे हैं। और फिर आपने देखा कि नेस्ला टावर भी करा दिया गया, अगर उसमें करप्शन थी तो करप्ट लोगों को क्यों नहीं पकड़ा गया? गरीब लोग के तो पता नहीं 4 पुश्तों ने पैसे जमा करके घर बनाया होगा, उसको भी हमने गिराने का हुक्म दे दिया। तो सारी तरफ जो अमीर लोग होते हैं उनकी रेगुलराइजेशन भी हो जाती है और जो गरीब लोग होते हैं ना तो घर बना सकते और अगर कोई बना भी ले तो उसका गिरा दिया जाता है। तो ये पूरी रियासत के अंदर जो अदारे हैं
वो गरीब लोगों के लिए तो कुछ जो है वो नहीं करते, और गरीब लोगों के लिए सारी मराद भी हैं। और हम देख रहे हैं कि अब भी जो कीमतों में इजाफा होगा, चाहे वो प्लॉट की कीमत में हो, चाहे वो उसमें हो, तो वो चंद लोगों के हाथों में, बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटियों वाले यही लोग एक्सप्लॉइट करेंगे गरीब लोगों को जी। और जाहिर है कि इसमें तो अब गरीब लोग, दरमियाना तबके के लोग भी और जिनकी फिक्स्ड आमदनी है वो भी बेचारे अब गुरबा में ही मेरे ख्याल में शुमार होंगे। डॉक्टर साहब, इस महीने नवंबर में पाकिस्तान ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। 5 बिलियन से ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट आया इस नवंबर में, करंट महीने में। पिछले साल मैं देख रहा था वो इसी महीने में 1 अरब 90 करोड़ डॉलर था, यानी कि पिछले साल के मुकाबले में हम 3 गुना ऊपर चले गए हैं। डॉलर आज खुली मंडी में 180 पे गया है। क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप डॉलर का इस ट्रेड डेफिसिट को सामने रखते? जी, बहुत जो है आपने एक ऐसी हसास मामले की तरफ इशारा किया है कि हम तो कह रहे थे कि हम 5.5% ग्रोथ करेंगे, मगर जैसे ही हमारी दरामदाद में इजाफा हुआ तो हमें पता चला कि हम तो रिकॉर्ड जो है वो फिर करंट अकाउंट डेफिसिट की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ फिर गाड़ियों की इंपोर्ट बंद कर दें और बाकी चीज़ें कर लें, मगर ये नहीं देखा जा रहा कि बहुत से पाकिस्तानियों के जो बहुत अमीर लोग हैं वो तो बाहर रहते हैं, अब वो सफ़र भी शुरू कर दिया है, उनके बच्चे बाहर रहते हैं, बहुत से डॉलर यहाँ से बाहर जाते हैं। अगर आप कभी देखें तो बहुत सी प्रॉपर्टियाँ पाकिस्तानी अभी भी बाहर खरीद रहे हैं, और ये कौन लोग हैं? बिल्कुल अमीर लोग हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, माफ़ी चाहता हूँ, मुझे आपका आर्टिकल याद आ गया। मैं ये सवाल अच्छा हुआ इट केम अप। आपने सजेस्ट किया है कि जो पाकिस्तान में रहने वाले लोगों ने बाहर प्रॉपर्टीज़ बनाई है उनका रिकॉर्ड जो है वो हासिल किया जा सकता है, और उनसे तो ये ज़रा एक्सप्लेन करेंगे ये आपने क्या अगले दिन अपने आर्टिकल में जो देख रहा था? जी बिल्कुल, ये जो हमारे इस वक्त हमने वो एक ऐसी ट्रीटी साइन की है जिसके ज़रिए बाहर की 130 मुल्कों से हम मालूमात का तबादला कर सकते हैं। और वो मालूमात का तबादला जो है वो ऐसा नहीं है कि आपने ज़रूर इन्फॉर्मेशन ही पूछनी है। आप कह दें कि हमें जो भी पाकिस्तानियों की बाहर प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में मालूमात दी जाएं तो वो हमारे पास आ जाएंगी। एक तरफ हम कहते हैं कि हमारी तरसीलात जो हैं, यानी कि जो बाहर के हमारे बहुत अच्छा काम करते हैं वो पैसा भेजते हैं, मगर यहाँ से बहुत से अमीर लोग बाहर फ्लाइट ऑफ कैपिटल भी कर रहे हैं और वो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ बाहर खरीद रहे हैं। उनकी मालूमात हमारे पास आनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि उनके ज़राए क्या हैं। और ये जो कह रहे हैं कि ये हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें ये एक भी बहुत बड़ा एलिमेंट है। हम गाड़ियों की बात करें उस पर बहुत हैवी ड्यूटी लगानी चाहिए, बंद ना करें, बहुत ख़जाने में पैसा आ जाएगा। गरीब अमीर लोग अगर गाड़ियाँ मंगवाना चाहते हैं बड़े शौक से मंगवाएं, मगर फिर हम उनसे 200-300% ड्यूटी भी हमें लेनी चाहिए। मगर ये जो यहाँ से पैसा बाहर जाता है उस पर तो कड़ी नज़र रखनी चाहिए। जी भट्टी साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये एक रहनुमाई फरमा दें, शौकत तरीन साहब जो पॉलिसियां बना रहे हैं वो लगता है 2-3% इस मुल्क की पॉपुलेशन की फेवर में है और 97% लोगों को जिंदा गौर करने के मुतरादिफ है। आप क्या समझते हैं, ऐसा ही है कि नहीं, देखो मेरी इंफॉर्मेशन गलत है, मेरी राय गलत है? भट्ट साहब, मैं आपसे बिल्कुल 100% मुतफिक हूँ कि ये सिर्फ इन्हीं का मसला नहीं है। ये हर हुकूमत में होता रहा है कि हमारे जो भी हुक्मरान हैं वो आवाम का पैसा खर्च करने में तो बहुत खुश होते हैं और बेदरेग खर्च करते हैं। और बड़ी बड़ी आप देखें उनकी जो मरात हैं और जो साइज़ ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, और जो मैं कहता हूँ कि आप वज़ीरों की और बशीरों की आप तादाद देखें, और दूसरी तरफ गरीब आदमी के घर में खाना भी नहीं है, तो देखना ये चाहिए कि क्या आप टैक्सेस लें, ज़रूर लें, मगर टैक्सेस का इस्तेमाल तो भले तरीके से करें। तो पाकिस्तान के अंदर ये महंगाई, ये कर्जे, ये सब चीज़ों का आप जब भी नतीजा निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दरअसल आवाम की जो है वो जेब के ऊपर डाका डाल के किया जाता है। और जितनी भी हुकूमतें आई हैं मेरे हिसाब से उसमें कोई तफरीक नहीं मैं कर रहा हूँ। आज तक पाकिस्तान, हम 23वें IMF प्रोग्राम में है, खौफ खुदा करें कि ये देखें इन हुक्मरानों को कि एक 70 साल के अंदर आपने 23 प्रोग्राम कर दिए और फिर भी आप अपनी इकॉनमी की रुख ठीक नहीं कर सके। तो हमें बजाय इंटरनेशनल डोनर लैंडर्स की भी पॉलिसीज़ गलत हैं, हम उसके बहुत बड़े क्रिटिक हैं, मगर हम यहाँ के हुक्मरान तबके जो हैं उनको भी कुछ होश के नाखुन लेने चाहिए कि अब ये वक्त आ गया है कि वो इन रवश को छोड़ें और अपनी पॉलिसियों का रुख बदलें। और आपने सही कहा कि ये जो सिर्फ 2-3% के लिए ये इकॉनमी है, बाकियों के लिए तो अजाब ही अजाब है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मिनी बजट आ रहा है इसमें आपने जिस तरह बताया IMF का डिमांड है कि 350 अरब, तो वो कह रहे हैं टैक्स लगाएं, और एक अंदाज़ा कोई 600 अरब का टैक्स लगेगा, तो इसका महंगाई पे क्या असर पड़ेगा? ऑलरेडी जो आपकी अफरात ज़ारा है वो डबल डिजिट में है, तो फॉर यू क्या फ्यूचर क्या देख रहे हैं महंगाई वाइज?
जी देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल आपने किया। एक तो महंगाई के अंदर ऑलरेडी हम नवंबर के अंदर हमने रिकॉर्ड डबल डिजिट के ऊपर गए हैं और ये 3% जो एक महीने में इजाफा हुआ है, ये तो बिल्कुल नाकाबिले जो है वो बर्दाश्त है आम लोगों के लिए। इसके बाद फिर आप देखिएगा इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। अभी आप कुछ दिनों में देखिएगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑटोनॉमी मांग रहे थे, मगर वो ऑटोनॉमी इन्फ्लेशन कवर करने के लिए नहीं है, वो ऑटोनॉमी मजीद कारोबार को तबाह करने के लिए है। और जब ये शरह सूद में इजाफा करेंगे तो पाकिस्तान में बैठे बिठाए ना सिर्फ हुकूमत का कर्जा और हुकूमत की सूद की मद में पैसा बढ़ जाएगा, आम जो हमारे लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं वो भी ये अदा नहीं कर पाएंगे। तो सारी पॉलिसियां जो हैं उनका रुख गलत है और ये जो आगे दिनों में महंगाई आएगी वो तो ऐसी आएगी कि आप देखेंगे कि इसकी वजह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, हमारे पैसे की और बेकदरी होगी, हमारा फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ेगा, कोई चीज़ भी हम ठीक नहीं कर पाएंगे। IMF का प्रोग्राम हो या IMF का प्रोग्राम ना हो, जब तक हम अपनी फंडामेंटल्स को दुरुस्त नहीं करते हैं, जब तक हम स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स यानी कि जो ढांचे के अंदर जो खराबियां हैं, जो लीडर स्ट्रक्चर है उसको ठीक नहीं करते हैं, तो किसी चीज़ में भी जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत अहम बातें आपने पॉइंट आउट की। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जाते जाते कुछ पॉजिटिव्स भी बात कर लूँ। भट्टी साहब एक दो चीज़ें और हमारे जहन में हमारे सामने आई हैं। जो खान साहब ने जो सेहत कार्ड दिया है, इसका मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि ये उसका एक बहरहाल एक पॉजिटिव ये हम कह सकते हैं कि मैंने एक जो हार्ट की मरीज़ा है उसको बताया, वो उसने तो ये एक मेरे ख्याल में दैट हैज़ हेल्प। क्या कहेंगे भट्टी साहब? देखिए, अगर अच्छा काम है, हेल्थ कार्ड से मजबूर बेबस वो जो लोग खर्चा नहीं कर सकते, तो ये काबिल तहसीन है। हमारा काम अच्छे कामों की तारीफ करना है। हेल्थ कार्ड का अगर एक बंदा मर रहा है, उसका बाईपास हो गया तो उसे नई ज़िंदगी मिल गई है, वो यकीनन हुकूमत को और खान साहब को दुआएं देगा। सिर्फ बात यह कि हेल्थ कार्ड का प्राइवेट अदारों में गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके मैंने भी बहुत सारे केस देखे, इसका अच्छा इस्तेमाल हो रहा है और वो आदमी जो इलाज का तस्वुर भी नहीं कर सकता, उसको फ्री इलाज मिल रहा है कई जगहों पर। भट्टी साहब, कुछ लोग जो KPK से आए हैं, मैं जानता हूं, उन्होंने यहाँ के प्राइवेट अस्पतालों ने भी उन्हें वेलकम कहा है और सरकारी अस्पतालों ने भी वेलकम कहा है। तो आई थिंक मलिक साहब नहीं, बहुत अच्छा है सर, होना चाहिए। बल्कि मैं तो आज बड़ा दुखी था पढ़ के कि वो इंटरनेशनल इदारे भी मान रहे हैं कि जो लाहौर की पोल्यूशन है 5 साल तो आपकी उम्र वही कम कर रही है। आपको तो मेरे लिए कार्ड बहुत ज़्यादा देने पड़ेंगे लोगों को जो आपने हल कर दिया। जी बिल्कुल, लेकिन ये एक पॉजिटिव है क्योंकि हमने देखा। मगर ये था हमारा आज का शो। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।